हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल में। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो थी उसके बारे में पढ़ा था, ग्रेड्स के बारे में पढ़ा, ग्रेड्स को समझने की कोशिश की कि ग्रेड्स होते क्या हैं कंक्रीट के। और मुझे उम्मीद है उस लेक्चर में आपको काफ़ी अच्छा समझ आ चुका होगा। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको अगेन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिखी हुई है एज पर IS 456-2000 क्लॉज 6.1.1 के हिसाब से हमारी करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको देख लेते हैं। द करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर दिया था कि जो करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, ये होती क्या है, इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की ताकत है। कौन सी ताकत है? बिलो विच, जिसके नीचे नॉट मोर देन 5%, 5% से कम जो है टेस्ट रिजल्ट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसको जरूर याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर हम कितने क्यूब बनाएं, अगर हम 100 क्यूब्स बनाते हैं, 100 क्यूब्स तैयार किए जाते हैं कंक्रीट के, तो कहता है कि अगर आप M10 ग्रेड का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी कितनी होगी, उसकी करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो 100 क्यूब्स में से अगर मैं इसका टेस्ट जब करूंगा तो कम से कम 95% जो है उनकी स्ट्रेंथ 10 न्यूटन से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके मैं उसकी करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 10 मानूंगा, यानी तब वो M10 के लिए पास हो जाएगा। और सिर्फ 5% को अलो करता हूं, 6 को नहीं करूंगा, 5 को करूंगा, 5 से ज्यादा नहीं। अगर होते हैं तो वो फेल हो जाएगा। तो इसको याद रखना, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 5 फेल किए जा सकते हैं। तो वही कह रहा है 95% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। वो नॉट मोर देन 5% से ज्यादा नहीं हम फेल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल M25 ग्रेड की एग्जाम्पल दी है, जैसे मैंने M10 की दी थी, इसने M25 की दी है। कह रहा है M25 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इज said to have the characteristic strength of 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ M25 ग्रेड की कितनी है? 25 न्यूटन है, क्योंकि M25 है तो 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया पे वो कितना लोड को झेल सकता है, कितने प्रेशर को झेल सकता है, कितनी स्ट्रेसेस को ले सकता है। 25 न्यूटन जो लोड है उसको वो ले सकता है। ओनली इफ आउट ऑफ 100 टेस्ट क्यूब, तब माना जाएगा अगर 100 टेस्ट क्यूब तैयार किए जाएं, उसमें से 95 टेस्ट स्पेसिमेंस शुड फेल। अगर वो फेल होते हैं 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के ऊपर, फेल अबव लिखा हुआ है ना, एंड ओनली 5 टेस्ट रिजल्ट्स कैन फेल, और सिर्फ 5 टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं ये फेल हों बिलो ऑफ 25 न्यूटन पर millimeter square. The value of characteristic strength of the concrete for the different grade is mentioned in table 1.1. और अलग अलग ग्रेड्स की जो characteristic strength है ये हमें यहाँ पर दी हुई है। अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाना, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर वहाँ से आपको डाउनलोड नहीं हो रही किसी वजह से, तो मैं नंबर भी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको इसके नोट्स जो हैं मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दूँगा। सिंपली आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगा उसी नंबर पर। द वैल्यू ऑफ द करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट फॉर द डिफरेंट ग्रेड इज मैंशनड इन द टेबल 1.1. ग्रेड ऑफ द कंक्रीट एज पर IS 456-2000 क्लॉज 6.1 टेबल 2। यहाँ पे जो हमारे ग्रेड्स दिए हैं देख लेते हैं कौन कौन से ग्रेड्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ग्रेड्स नजर आ रहे हैं। अब यहां से हम M10 से M80 तक का सफर है भाई, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, बाद में समझ नहीं आएगा, डिटेल में समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ द कंक्रीट, सबसे पहले कॉलम में आपको जो नजर आ रहा है ये है टाइप्स ऑफ द कंक्रीट, किस तरीके का कंक्रीट है। दूसरे में आ रहा है डेजिग्नेशन ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट की डेजिग्नेशन कौन सी है। और उसके बाद करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK of the 15 mm cube after 28 days of the curing in न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मेगा पास्कल्स में उसकी करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताई हुई है। करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को FCK के साथ डिनोट किया जाता है। RCC में जितने क्वेश्चंस आपको आएंगे लिमिट स्टेट मेथड से आप करोगे, वहां पे कंक्रीट की करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ही लिया जाता है, तो FCK उसका जो है
एब्रीवेशन जो है FCK, ठीक है। तो टाइप ऑफ द कंक्रीट, अब ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन से होते हैं? अब ऑर्डिनरी अगेन मैंने आपको कह दिया, देखो सिंपल सी बात है, जो आम चीजें होती हैं उसको ऑर्डिनरी कहते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी चीजें, ऑर्डिनरी चप्पल अगर हमें मार्केट से लेनी है, ऑर्डिनरी शू लेना है तो हम दुकानों में जाते हैं। स्टैंडर्ड का लेना है, हाई क्वालिटी का लेना है तो हम कहाँ जाएंगे? शोरूम में जाएंगे। उसी तरह से ऑर्डिनरी कंक्रीट, अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? ये इस्तेमाल होता है ऑर्डिनरी घरों में। आपके जो घर होते हैं उसमें ऑर्डिनरी कंक्रीट की जरूरत है, स्टैंडर्ड के कंक्रीट की कहाँ पे जरूरत है? स्टैंडर्ड के कंक्रीट के जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो, फ्लाईओवर बन रहे हैं, अगर टनल बन रहा है या कोई मेगा कंस्ट्रक्शन, बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पे आपको स्टैंडर्ड के कंक्रीट के इस्तेमाल की ज़रूरत है, ठीक है। पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो वहां पे आप ऑर्डिनरी कंक्रीटिंग नहीं कर सकते। और सिंपली मैंने आपको पहले भी कहा था कि M10 ग्रेड और M15 ग्रेड का तो इस्तेमाल RCC में होता ही नहीं है, ठीक है। अब का जो कोड है 456 IS 456 2000 कहता है कि M20 से पहले M15 का होता था, अब नहीं होता। अब M20 के ग्रेड के नीचे का कोई भी ग्रेड आप RCC के में यूज नहीं कर सकते। RCC मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसमें सरिया डलता है, मिनिमम ग्रेड उसका M20 है, ठीक है। M15 जो था वो M10 या M15 आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो जहां पे आपने प्लेन कंक्रीट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगेन मैंने आपको, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट है, नॉमिनल मिक्सेस है। नॉमिनल मिक्स का मैंने आपको बता दिया था, इसकी रेशो होती है, दी हुई रेशोज है कुछ, उन रेशोज के हिसाब से आप सीमेंट डाल सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से डालिए या वेट के हिसाब से डालिए। और ये इसके सामने आपको स्ट्रेंथ दी हुई है। देखो M10 ग्रेड है तो उसकी 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ है, यानी 1 मिलीमीटर स्क्वायर पे 10 न्यूटन उठाता है। M15 के लिए M15 है, M15 के लिए 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, या मेगा पास्कल्स में ले लो। 28 दिन की क्यूरिंग के बाद, 28 दिन आपको क्यूब की तराई करनी पड़ेगी, तब जाके ये स्ट्रेंथ जो है ये मिलती है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंक्रीट M25, M30, M35, M40, M45। अब ये स्टैंडर्ड वाले कौन से हो गए? जिनका स्टैंडर्ड है, जिसकी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी के कंक्रीट, जिनकी ताकत जो है M25 से लेकर M50 तक, इसको हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? ये स्टैंडर्ड कंक्रीट माने जाते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, इनकी स्ट्रेंथ आपको सामने तीसरे बॉक्स में नजर आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ये आ जाता है जी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इधर ज़्यादा नॉर्म आपको दिखेंगे नहीं। बड़ी कंस्ट्रक्शन में अगर बहुत बड़े इंजीनियर बनते हो, अच्छे इंजीनियर बनते हो, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आएंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स यानी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी लेवल की मास कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे फिर ये नए आपके, और ये अब इनके लिए कोई रेशो नहीं होती। आपको बता दूं, जो मैंने 2 टर्म का इस्तेमाल किया था लास्ट टाइम, एक मैंने कहा था नॉमिनल मिक्सेस होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? डिज़ाइन मिक्सेस। अब उसमें हमारा रह गया कि डिज़ाइन मिक्स क्या होता है। नॉमिनल तो मैंने आपको समझा दिया कि इनकी रेशोज दी होती हैं, तो मैंने आपको बता दिया था 3 जो रेशोज है M10, M15, M20, ये हमारे नॉमिनल मिक्स है। इसके ऊपर जो थे वो डिज़ाइन मिक्स थे, और मैं बताना भूल गया कि डिज़ाइन मिक्स कौन से होते हैं, तो आप समझ लो डिज़ाइन मिक्स क्या होते हैं। इस तरह के जो हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट हैं, इनकी आप रेशोज नहीं देख सकते, क्योंकि इसको तो सारी कंडीशंस को देखकर आपको देखना है, और अलग अलग जगह की अलग अलग साइट की अलग अलग जो सिचुएशन अलग है, कंडीशंस अलग हैं, तो आप कैसे कोई भी ग्रेड वो दे सकते। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए पहले टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं मटीरियल्स के ऊपर, मटीरियल की स्ट्रेंथ को देखा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के स्ट्रेंथ को, अलग अलग तरह की जो है टेस्ट कंडक्ट करने के बाद जो एट द एंड रेशोज डिसाइड की जाती हैं कि इतनी रेशो पे हमें ये स्ट्रेंथ M60 यानी 60 न्यूटन पर मिलीमीटर मिलने वाली है, इस तरह का जो मिक्स तैयार होता है उसको डिज़ाइन मिक्स कहते हैं। तो M60 ये सारे डिज़ाइन मिक्स हैं, और ये खाली M60 से नहीं है, ये ऊपर वाले हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट भी अगर आपको तैयार करना है, यानी M25 के ऊपर सारे, M25 की तो फिलहाल आपके पास रेशो है, अगर आप चाहते हो M25 नॉमिनल तरीके से यूज़ करना तो कर सकते हो, बट अगर स्टैंडर्ड में जब ये चीज़ आ गई हुई है तो इसमें फिर आप रेशो अपनी मर्जी से नहीं यूज़ करोगे। इसके लिए आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, यानी आपको देखना पड़ेगा मटेरियल की स्ट्रेंथ को चेक करने के बाद कि 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हमें कितना सीमेंट, कितना रेशो क्या रखनी पड़ेगी हमें, वो आपको खुद लेबोरेटरी में टेस्ट करके करनी पड़ेगी। तो इसको डिज़ाइन मिक्स कहते हैं। where M refers to the mix and the number to specified compressive strength
ऑफ 150 mm। अब आप कहोगे सर पिछली बार 15 सेंटीमीटर का था, अब यहाँ पे 150 mm बोल रहा है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 15 सेंटीमीटर में 150 mm होंगे। तो 150 mm का क्यूब भी कह सकता है, 15 सेंटीमीटर का क्यूब भी कह सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यूब्स एट 28 डेज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जल्दी जल्दी पॉइंट्स को पढ़ते हैं, बड़े अच्छे पॉइंट्स। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन द माइंड फॉर यूजिंग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट। डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट को इस्तेमाल करने के लिए इन पॉइंट्स का इस्तेमाल, इन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। एज पर IS 456 2000 क्या कहता है, रिकमेंड करता है मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट फॉर RCC वर्क्स शुड नॉट बी लेस देन M20। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जहां पे भी RCC यानी जहां पे स्टील का इस्तेमाल होने वाला है, RCC को इस्तेमाल होगा, वहां पे कम से कम M20 का इस्तेमाल करना है, M10 और M15 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कंक्रीट लोअर देन M20 ग्रेड्स में बी यूज्ड फॉर द लीन कंक्रीट। इसको लीन कंक्रीट में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी लीन कंक्रीट कहाँ पे डलता है यार, जब फाउंडेशन पड़ती है उसके नीचे जो लीन कंक्रीटिंग होती है वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिस, कंक्रीट बेसिस एंड सिंपल फाउंडेशन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द ब्रिक मैसनरी वॉल। जहां पे ईंटों की दीवार बननी है उसके नीचे जो फाउंडेशन बनेगी वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। M15 का इस्तेमाल कर सकते हो, M10 का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, दूसरा शायद पॉइंट आपको समझ आए या ना आए, क्योंकि प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग के बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं अभी, ठीक है। और ये इस वीडियो में मैं बता भी नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि ये वीडियो जो है ये टोटली दूसरा टॉपिक है। मैंने आपको टाइप ऑफ द कंक्रीट बताए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, एक रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है, तीसरी तरह का जो कंक्रीट होता है वो होता है प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। और प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट होते हैं, इनके अंदर वायर्स पड़ती हैं, टेनन वायर्स पड़ती हैं, और इनके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंड्यूस कर दी जाती है पहले से ही। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाद में इसके ऊपर एक चैप्टर है, मैं बता दूंगा उसमें क्या क्या है, थ्योरी का चैप्टर है। तो इसमें क्या किया जाता है, आप देखते हो जनरली जो आपके ब्रिज होते हैं, जब आप उस पर जाते हो तो वो हिलते हैं। वो हिलते कैसे हैं, जहाँ पे भी रोलिंग लोड पड़ता है, यानी किसी ऐसा लोड पड़ता है जो डायनेमिक है, मोशन में है, वहाँ पे आप RCC का यूज़ नहीं कर सकते। यानी पुल आपके सिंपल RCC के नहीं बनते। अगर आप सिंपल RCC का पुल बनाते हो, यानी खाली सिंपल स्लैब डालते हो, तो वो स्लैब टूट जाएगी, जैसे उसके ऊपर गाड़ी चलेगी या कुछ भी चलेगा, क्योंकि मोशन में है और उसमें जो स्ट्रेसेस पड़ती हैं वो डायनेमिक है, ठीक है। तो उसमें जो कंक्रीट इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। अब उसको बेसिकली इलास्टिक नेचर का, जैसे रबर होती है ना, उस तरीके का बनाना होता है कि जब गाड़ी आए तो ये दबाएगा, तो ये साइड पे हमारी स्ट्रेसेस को ट्रांसफर कर देगा, फिर वो जैसे गाड़ी जाती है वो वापस अपनी जगह, इसलिए आपके पुल हिलते रहते हैं। तो इसको इलास्टिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्टील की ही तारें डालते हैं, जिसको हम टेनन वायर्स कहते हैं। उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उनको दोनों तरफ से खींचा जाता है, खींचने के बाद उसके ऊपर कंक्रीटिंग कर दी जाती है। कई बार पहले कंक्रीटिंग की जाती, बाद में कंक्रीटिंग की जाती है उसको टेंशन देने के बाद, और कई बार पहले कर दी जाती है, ठीक है। कई बार पहले की जाती है, कई बार बाद में की जाती है। जिसमें पहले की जाती है उसको बोलते हैं प्री टेंशनिंग, और जिसमें बाद में की जाती है उसको पोस्ट टेंशनिंग कहते हैं। यानी पहले कंक्रीट का तैयार कर दिया आपने और उसके बाद उसके बीच में तारें आपने डाल के टेंशन दी, उसको बोलते हैं पोस्ट टेंशनिंग। अब इसको मैं बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और प्री टेंशनिंग होगी जिसमें पहले तारें डाली जाती हैं, और जब ये तार डाल देते हैं, खींचते हैं, कंक्रीट का मेंबर तैयार होता है, तो ये इलास्टिक हो जाता है। क्योंकि आप जैसे आप रबर को खींच दिया, अगर उसको पकड़ लो तो रबर वापस जाना चाहती है लेकिन वो जा नहीं पा रही, आपने उसको साइड से काट दिया, वो वापस जा नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगी, वहाँ से मेंबर जो है उठ जाएगा। जैसे ही आप उसके ऊपर गाड़ी आएगी वो दबेगा, फिर से वापस जाएगा, तो इलास्टिक बन जाएगा आपका मेंबर। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो इसमें भी दो तरीके हैं, या तो पहले तारें डालो या बाद में। पहले डालो प्री टेंशनिंग, बाद में डालो पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। जैसे मोबाइल का रिचार्ज कराते हो यार, प्री पेड पोस्ट पेड होता है। प्री मतलब पहले पे करना, पोस्ट मतलब बाद में करना। वैसे प्री टेंशनिंग मतलब पहले टेंशन देना, पहले उसमें खिंचाव डाल दो तारों में। या पोस्ट टेंशनिंग में कंक्रीट डलने के बाद कंक्रीट का पहले मेंबर बना लो, उसमें पहले ही उसमें मतलब वो दिया होता है, उसमें से आप तारें निकालो, उसको खींच लो। तो ये है। अब देखो जी, पोस्ट टेंशनिंग के अंदर जो ग्रेड इस्तेमाल होता है वो M30 है, और जो प्री टेंशनिंग में हमारा इस्तेमाल होता है उसको हम M40 कहते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई का जो एग्जाम होता है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, SSC में भी आए हुए हैं, SSB में भी आए हुए हैं। तो ध्यान रखना, जब आप डेप्थ में पढ़ते हो ये चीज़ें पूछते हैं, वो क्वेश्चन बैंक बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे।
डिजाइन मिक्स कंक्रीट इज प्रेफर्ड देन नॉमिनल मिक्स। डिजाइन मिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बताया था मैंने, अभी ऊपर बता दिया डिजाइन मिक्स क्या है, फिर से पीछे जाके देख लेना डिजाइन मिक्स क्या है, जिसमें आप खुद तय करते हो कि क्या रेशो रखनी है। नॉमिनल मिक्स जिसकी रेशो आपको दी हुई है, यानी वो मेथड्स वो पहले से प्री डिटरमाइंड है, जो छोटे ग्रेड्स के लिए जो आपके मिस्त्री याद रखते हैं कि ये यहाँ पे इतना, ये हमने ग्रेड इस्तेमाल, वो उनको नहीं पता ग्रेड क्या इस्तेमाल करना, उनको सीधा याद होता है कि इतनी कढ़ाई सीमेंट, इतनी कढ़ाई रेत, इतनी कढ़ाई बजरी। वो नॉमिनल मिक्स होते हैं सारे, 3 ही मिक्स हैं हमारे। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रपोर्शंस ऑफ द सीमेंट एग्रीगेट्स एंड द वाटर टू अटेन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, दिस विल रिजल्ट इन द इकोनॉमिकल एंड द सेफ डिज़ाइन। इसकी मदद से हमारा इकोनॉमिकल और सेफ डिज़ाइन होगा, सेफ्टी होगी डिज़ाइन के अंदर। अफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ विद द एज, नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इंजीनियर को पता होनी चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन तो चलो खैर बाद की बात आती है, लेकिन ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी ये चीज़ें दी हुई हैं बड़े अच्छे से। हम देखते हैं कि अब पूछा ये जा रहा है जी, स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे कंक्रीट कब गेन करता है। देखो सरिये का तो ऐसा है जी, वो तो कंट्रोल कंडीशन में बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है। एक बार जो आपने उस स्टील को, उस लोहे को जितनी आपने ताकत दी है वो उतनी ही ताकत का माना जाएगा, ठीक है। लेकिन कंक्रीट का ऐसा नहीं है। कंक्रीट बनाने के लिए मैं बैठा हूं, कंक्रीट बनाने के लिए आप बैठे हो, कंक्रीट बनाने के लिए हमसे बहुत अच्छे जो कंक्रीट सिविल इंजीनियर्स हैं वो वहां पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अलग अलग है, हमारा तजुर्बा अलग अलग है, और हमारी तजुर्बे पे डिपेंड करता है कि हमारी जो बना हुआ कंक्रीट है वो कैसे है। जैसे आप घर में खाना बनाते हो, ठीक है, कोई तरह की सब्ज़ी बना रहे हो, तो अगर मैं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे बनाने नहीं आती, तो वैसा टेस्ट नहीं बना सकता मैं, जो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी बना सकता है। उसी तरह से कंक्रीट का भी वैसा ही, ठीक है। तो जिसका जिस तरीके का तजुर्बा है वैसा। अब स्ट्रेंथ का यहाँ पर क्या रोल है, तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, तो अफेक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ विद द एज। आपको बता देता हूं कि उम्र के साथ कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है, यही यहां पे लिखा है, कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ विद द एज। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो दिन ब दिन पुराना होता जाता है, अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है, ताकत मजबूत होती जाती है। नॉर्मली जो ये गेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, ये इज आफ्टर 28 डेज, एंड नॉर्मली द गेन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज आफ्टर 28 डेज। अब 28 दिन के बाद ये गेन करना स्टार्ट करता है अपनी स्ट्रेंथ को। 28 दिन में ये सिर्फ साल की जो 80% है वो करता है। द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मटेरियल इज डिपेंडेंट अपॉन द क्यूरिंग। अब ये भी फैक्टर्स पे, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप उसकी तराई नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो सर उसकी स्ट्रेंथ नहीं हुई, तो जब उसको पानी नहीं दिया तो स्ट्रेंथ कहां से होनी है। मैंने आपको बोला हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है, ठीक है। वो हीट ऑफ हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम उसको पानी देंगे, वो ठंडा रहेगा, कंक्रीट कंट्रोल कंडीशन में रहेगा। जितना ज़्यादा आप उसको पानी दोगे 28 दिन तक, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो लोग तो 10 दिन तक देने के बाद पानी नहीं देते, पानी आपको कम से कम 28 दिन दोगे तब जाके वो स्ट्रेंथ गेन करेगा। ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, यूज टाइप ऑफ द सीमेंट, इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंक्रीट का ग्रेड कौन सा यूज़ किया है वही स्ट्रेंथ देगा यार, ठीक है। 10 ग्रेड का यूज़ कर रहे हो तो 20 ग्रेड थोड़ी ना देगा, वो 20 न्यूटन थोड़ी ना देगा, 10 ही देगा। टाइप ऑफ द सीमेंट, सीमेंट भी अब अच्छी क्वालिटी का यूज़ करो, अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करोगे तो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। लोकल सीमेंट उठाओगे तो क्या स्ट्रेंथ देगा वो। इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज एज अ परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेंथ एट 1 ईयर इज 80%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 28 दिन की जो ताकत होती है कंक्रीट की, वो बेसिकली क्या होती है, वो जो 1 साल में उसने स्ट्रेंथ गेन कर लेनी है उसका 80%। यानी अगर वो 1 साल में वो जो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है वो कितनी कर रहा है, वो अगर 10 न्यूटन 1 साल में कर रहा है, 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो 28 दिन में वो 8 न्यूटन कर चुका होगा। बाकी की जो 2% है, जो आपको बाकी की भी वो दिख रही है, वो उसको 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कवर उसको अचीव करने में बाकी के 11 महीने लग जाएंगे। तो 80% तो वो सिर्फ 1 साल के अंदर 80% जो है वो 28 दिन में ही कर लेता, 1 साल की, सारी उम्र की नहीं बता रहा। उसके बाद भी वो स्ट्रेंथ गेन करता रहता 5 साल तक।
देयरफॉर द डिज़ाइन शुड बी जर्नली बेस्ड ऑन द 28 डेज। तो इसीलिए हम डिज़ाइन जो है वो 28 दिन की स्ट्रेंथ पे ही लेते हैं। जो करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो उसको हम किसको करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मानते हैं? उसकी 28 दिन की स्ट्रेंथ को उसकी स्ट्रेंथ मानकर चल रहे हैं हम, उसके बाद की स्ट्रेंथ को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे। वैसे कि उसके बाद भी करेगा, लेकिन अब जो मैं घर बनाऊंगा मैं ये नहीं देख रहा कि वो अगले साल या पिछले साल कितनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, मैं देख रहा हूँ 28 दिन में कितनी की। अगर 28 दिन में वो 10 न्यूटन का लोड उठा सकता है तो मैं उस पर 10 न्यूटन का, मैं अब उस पर 7 न्यूटन का डालूंगा कि 10 न्यूटन का वो उठा सकता है। मैं नहीं, अब मेरे दिमाग में ये नहीं है कि वो 10 न्यूटन के बाद स्ट्रेंथ गेन कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए वो बोल रहा है डिज़ाइन करते वक्त मैं सिर्फ इतना ध्यान रखूंगा कि 28 दिन में उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, और जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उतना ही लोड उसको दूंगा, उससे ज़्यादा लोड नहीं दूंगा। ठीक है, हमने उसके बाद का तो देखना नहीं है। आईएस कोड बोलता है कि 28 दिन को ही उसकी स्ट्रेंथ मानो, उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मानो, उसकी ताकत मानो, उसके बाद की स्ट्रेंथ को नहीं मानेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बट फिर भी वो करता है, और ये आपके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब जब जहां पे हमारे पास अल्टरनेटिव है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लोड कम डाल रहे हैं, तो अपने आप जाहिर सी बात है डिज़ाइन सेफ ही होगा। ठीक है, अब आपको ये घर से अगर आप बाहर जा रहे हो, कोई काम पड़ जाता है आपको, तो वहाँ पे आपको पैसे चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, तो आप 1500 रुपया लेकर जा रहे हो, तो वो फैक्टर ऑफ 500 रुपया फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, कि अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास 500 रुपया एक्स्ट्रा, तो कम तो नहीं ना डाल सकते। वही चीज़ यहाँ पे है। तो 28 दिन जो है, 28 दिन की जो स्ट्रेंथ है उसकी, जो कि एक साल में का 80% बनता है, उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है जो भी हम मेंबर बना रहे हैं। फॉर कंक्रीट of the grades M30 and above, the ratio of the actual increase in compressive strength with the age should be investigated by the mixed designs। तो M30 के ऊपर के जितने भी ग्रेड्स हैं, ठीक है, M25 तक तो मैंने आपको बता दिया था, M30 के ऊपर के जितने भी हैं उसकी उम्र के साथ कितनी स्ट्रेंथ बढ़ रही है वो आप ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डिज़ाइन मिक्स की मदद से आप इन्वेस्टिगेट करोगे। डिज़ाइन मिक्स वही लेबोरेटरीज में जाओ, टेस्ट कंडक्ट करो मटेरियल वगैरह पे, उसके बाद आपको पता लगेगा। क्योंकि बजरी की कितनी स्ट्रेंथ है, बजरी की भी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होगी ना, जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो तो उनका भी तो रोल है ना भाई। कंक्रीट कोई अकेला सीमेंट का तो बनता नहीं है, उसमें बजरी भी बढ़ती है, उसमें रेत भी पड़ती है, पानी की क्वालिटी भी मैटर करती है। उस सारी चीज़ों को देखने के बाद आपका वो निकलेगा। If design mixed concrete cannot be used for any reason on the work for the grade of M20 or the lower, nominal mixes may be used with the permission of the engineer in charge, which is likely to involve high cement content। If design mix, अगर आप डिज़ाइन मिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हो सकता है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती भाई, छोटे प्रोजेक्ट में तो है ही नहीं है बिल्कुल, आपके पास मशीनें हैं नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां कर सकती हैं कि वो टेस्ट कंडक्ट करें पहले लेबोरेटरी में और उसके बाद देखें कि भाई क्या इसका वो है। बट अगर किसी वजह से आपके पास डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट नहीं अवेलेबल है तो फिर आप क्या करोगे? इंजीनियर इंचार्ज आप खुद ही हो, मिस्त्री ने आपके पास आना है, आपने किसी के पास नहीं जाना। इंजीनियर इंचार्ज जो है उससे पूछकर आप नॉमिनल मिक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो। एनी रीजन ऑन द वर्क फॉर द ग्रेड्स ऑफ M20, तो आप क्या करोगे? M20 ग्रेड या उससे छोटा ग्रेड जो है नॉमिनल मिक्सेस इस्तेमाल कर सकते हो इंजीनियर इंचार्ज की मदद से। M20 मैंने ऊपर आपको रेशियोज लिखकर दी थी, ठीक है, जो पिछले लेक्चर में लिखकर दी है। M20 का जो भी रेशो है नॉमिनल मिक्स के हिसाब से, कितनी कड़ाई सीमेंट, कितनी कड़ाई रेत, कितनी कड़ाई बजरी डलेगी, आपने वो जो है वो आपने इंजीनियर इंचार्ज को से पूछकर आप डाल सकते हो। ठीक है, सीमेंट कंटेंट उसमें अच्छा होना चाहिए। तो ये था हमारा दूसरा लेक्चर और इसमें हमने पढ़ा कंक्रीट के एज के बारे में और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था और इस लेक्चर को किसी चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले उसका पूरा पता होना चाहिए। अब हम कंक्रीट की पूरा हमने ABC पढ़ ली हुई है, इसके बाद अब RCC के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तो सिंपल प्लेन कंक्रीट के बारे में पढ़ रहे हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में भी पढ़ेंगे, वो टॉपिक भी हमारे आने वाला है। ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से 2-3 बार देखोगे तो आपका ना कि ये सारी उम्र आपको मदद करेगा, RCC को पास करने में भी करेगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी को समझने में पास करने में भी ये आपको मदद करेगा, और उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि इंजीनियर तो आपको RCC ही बनाएगा। RCC क्योंकि सारी उम्र अब आप सिविल इंजीनियर हो, जिसको कंक्रीट की नॉलेज नहीं है वो सिविल इंजीनियर नहीं बन सकता। आपको बाकी चाहे रेलवे का ना पता हो कोई इशू नहीं है, रोड का ना पता हो, हाईवे का ना पता हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का ना पता हो, कोई इशू नहीं है।
बट अगर आपको सीमेंट कंक्रीट का नहीं पता और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नहीं पता या फिर RCD का पता नहीं है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बनाने तो आपने कंक्रीट, लोगों के घर तो कंक्रीट के ही बनेंगे ना, अगर उसका नहीं पता तो आपको कौन काम देगा या कौन सा प्रोजेक्ट है। तो प्राइवेट में अगर आप एक अगर प्राइवेट इंजीनियर खुद का भी अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तभी आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये नॉलेज सिर्फ सिविल इंजीनियर को होती है और किसी भी प्रोफेशनल आदमी को इसकी कोई नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो ये था हमारे आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। इन वीडियोस को बार बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इन चीज़ों को समझने की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।